आज हमारे सामने खान सर के जीव विज्ञान के नोट्स हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी बहुत बड़े, बहुत व्यस्त शहर का नक्शा देख रहे हैं। हाँ, एक ऐसा शहर जिसमें खरबों लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इस शहर की गलियों में घूमने की और ये समझने की कि ये काम कैसे करता है। और ये वाकई एक हैरान कर देने वाला शहर है। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा शहर, इसकी हर इमारत, हर सड़क सिर्फ एक ही तरह की ईंट से बनी है, कोशिका। कोशिका। इन नोट्स की मदद से हम उस एक ईंट के अंदर की दुनिया से लेकर पूरे शहर के सिस्टम तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शहर की सबसे बुनियादी चीज से, इसकी इमारतों और फैक्ट्रियों से, यानी कोशिका से। ठीक है। नोट्स में लिखा है कि हर जीव का शरीर कोशिकाओं से बना है। ये वो ईंटें भी हैं जिससे शरीर बनता है और वो मशीनें भी जो शरीर को चलाती हैं। सही है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार इसे देखा तो वो एक मरी हुई कोशिका थी। हाँ, कॉर्क के टुकड़े में। और ये विज्ञान की तरक्की का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हुक ने एक दरवाजा खोला, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज मौजूद है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर झांकने का काम, यानी पहली जीवित कोशिका को देखने का काम, वो 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए। अगर रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका देखी तो उन्हें साइटोलॉजी का पिता, मतलब कोशिका विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? ये सम्मान ल्यूवेनहॉक को नहीं मिलना चाहिए था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विज्ञान में अक्सर उस व्यक्ति को ज्यादा श्रेय मिलता है जो एक नई अवधारणा या कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखता है। अच्छा। हुक ने पहली बार सेल यानी कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया और ये विचार पेश किया कि जीव ऐसी छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं। ल्यूवेनहॉक की खोज शानदार थी और इसीलिए उन्हें बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर विज्ञान के हीरो हैं। मतलब एक ने नींव रखी और दूसरे ने उस पे पहली मंजिल बनाई। बिल्कुल सही। ये तो कमाल है। अब अगर हम इस कोशिका रूपी फैक्ट्री के अंदर चलें तो नोट्स में एक नाम है राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। हाँ। ये क्या काम करती है और प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है? राइबोसोम शायद कोशिका का सबसे मेहनती मजदूर है। इसका सीधा साधा काम है प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में लगभग सब कुछ प्रोटीन ही है। सब कुछ? हाँ, हमारे बाल, हमारी मांसपेशियां, हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन, यहाँ तक कि हमारे शरीर के लाखों केमिकल रिएक्शंस को चलाने वाले एंजाइम्स भी, वो भी प्रोटीन है। अच्छा। तो बिना राइबोसोम के शरीर खुद की मरम्मत नहीं कर सकता, ऊर्जा नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं। और एक और नाम है जो सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है, लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। ये तो किसी विलेन जैसा लगता है। नाम से तो ऐसा ही लगता है, पर असल में ये कोशिका का हीरो है। इसे आप शहर का क्वालिटी कंट्रोल और सफाई विभाग समझ सकती हैं। सफाई विभाग कैसे? इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका के अंदर कोई मशीन, कोई अंग पुराना या खराब हो जाता है तो लाइसोसोम उसे अपने अंदर लेकर पचा डालता है ताकि कचरा ना फैले। तो ये सिर्फ खराब मशीनों को हटाता है, लेकिन फिर इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम और भी बड़ा है। मान लीजिए कोई कोशिका किसी वायरस से संक्रमित हो गई है या फिर वो बिगड़कर कैंसर सेल बनने की राह पर है। ऐसी स्थिति में वो कोशिका पूरे शरीर के लिए खतरा बन जाती है। तब लाइसोसोम को सिग्नल मिलता है और वो फट जाता है। फट जाता है? हाँ, और उसके एंजाइम पूरी कोशिका को अंदर से खत्म कर देते हैं। ये एक तरह से प्रकृति का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है, एक कोशिका की कुर्बानी ताकि पूरा शरीर सुरक्षित रहे। वाओ! मतलब ये विलेन नहीं बल्कि एक शहीद है जो पूरे शहर को बचाने के लिए खुद को उड़ा देता है। बिल्कुल। ये तो सोचना ही अद्भुत है। तो हमने शहर की फैक्ट्रियों को देख लिया, अब उस जगह चलते हैं जहां से इन सब को चलाने के निर्देश आते हैं, शहर का सेंट्रल कंट्रोल रूम, हेड ऑफिस। बिल्कुल। और वो हेड ऑफिस है कोशिका का केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर झांकेंगे तो आपको धागे जैसे गुच्छे दिखाई देंगे। इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। और इंसानों में ये 46 होते हैं ना, 23 जोड़ों में। सही। हर कोशिका के अंदर 46 धागे 23 जोड़ों में सजे हुए। 46 धागे एक इतनी छोटी सी जगह में ये कैसे फिट होते होंगे? नहीं, इनकी पैकेजिंग कमाल की होती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक कोशिका के 46 क्रोमोसोम के धागे को खोलकर सीधा करें तो वो लगभग 6 फीट लंबा होगा। 6 फीट? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ,
और इस 6 फीट लंबे धागे को एक सुई की नोक से भी हजारों गुना छोटी जगह में पैक किया जाता है। ये धागे एक खास तरह के प्रोटीन पर बहुत कसकर लिपटे होते हैं। जैसे एक चरखी पर धागा लिपटा होता है। बिल्कुल वैसे ही। यही शानदार पैकेजिंग क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम एक तरह की पैकेजिंग है, लेकिन असली जानकारी, असली कोड वो कहाँ छिपा होता है? वो उस धागे में ही है। वो धागा ही असल में डीएनए है। डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें हमें बनाने की सारी जानकारी लिखी हुई है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल सीधे होंगे या घुंघराले, ये सब कुछ इसी डीएनए कोड में लिखा है। और इसी डीएनए की वो मशहूर डबल हेलिक्स वाली बनावट है जिसके बारे में वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ये बनावट इतनी खास क्यों है? इसका डिजाइन शानदार है क्योंकि ये एक साथ दो बहुत जरूरी काम करता है। सोचिए, ये एक घुमावदार सीढ़ी की तरह है। पहला काम, ये जेनेटिक कोड को सीढ़ी के अंदर की तरफ सुरक्षित रखता है, जैसे एक बंद किताब। और दूसरा, जरूरत पड़ने पर यह सीढ़ी बीच से एक जिपर की तरह खुल सकती है। अच्छा, ताकि उसे पढ़ा जा सके। बिल्कुल। जब ये खुलती है तो इसके कोड को पढ़ा जा सकता है और उसकी कॉपी बनाई जा सकती है। यही जीवन का आधार है, जानकारी को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर उसकी नकल तैयार करना। यहाँ मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल आ रहा है। अगर मेरे शरीर की हर कोशिका, चाहे वो दिल की हो या त्वचा की, सब में एक ही 6 फीट लंबा डीएनए है, एक ही जेनेटिक किताब है, तो फिर ये कैसे तय होता है कि कौन सी कोशिका किताब का कौन सा पन्ना पड़ेगी? ये जीव विज्ञान के सबसे गहरे और खूबसूरत सवालों में से एक है। इसे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन। इसका सरल जवाब यह है कि हर कोशिका में पूरी किताब होने के बावजूद वो सिर्फ अपने काम से जुड़े अध्याय ही ऑन करती है और बाकी सब ऑफ रखती है। मतलब एक बावर्ची रसोई की किताब के सिर्फ रेसिपी वाले पन्ने पढ़ता है, इंजीनियरिंग वाले नहीं। एकदम सही। और ये ऑन और ऑफ करने का सिस्टम बहुत जटिल है। यही चीज एक कोशिका को दूसरी से अलग बनाती है। कमाल है। तो हमारे पास शहर की फैक्ट्रियां हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी में ब्लूप्रिंट भी है, लेकिन एक शहर को चलाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। सामान, ऊर्जा और संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये हमारे शरीर में क्या है? ये है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारी नसें इस शहर की सड़कें और हाईवे हैं, और उन पर दौड़ने वाला खून वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका लगभग आधा हिस्सा तो प्लाज्मा नाम का एक हल्का पीला तरल है। ये प्लाज्मा ही वो सड़क है जिस पर सारी गाड़ियां चलती हैं। और गाड़ियां? वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हाँ, ये 3 तरह की मुख्य गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। ये शहर के ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाती हैं और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाती हैं ताकि वो ऊर्जा बना सकें। इनका जीवन सिर्फ 120 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज? वो बॉडी का आर्मी कमांडर है। ये शहर की पुलिस और सेना है। जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन, कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसता है, डब्ल्यूबीसीज उस पर हमला कर देती हैं और हमें बीमार होने से बचाती हैं। इसीलिए इन्हें शरीर का सिपाही कहते हैं। बिल्कुल। इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शरीर इन्हें बहुत तेजी से बना सकता है। तो आरबीसी ऑक्सीजन ट्रक हो गए, डब्ल्यूबीसी सेना हो गई। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स शहर की रोड रिपेयर टीम है। सोचिए, अगर किसी सड़क में कोई कट लग जाए तो सारा खून बाहर बह जाएगा। जैसे ही कोई कट लगता है, ये प्लेटलेट्स तुरंत वहां पहुंचकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक जाल बना लेते हैं। खून का थक्का? हाँ, खून का थक्का। ये उस कट को प्लग कर देते हैं और खून का बहना रोक देते हैं। ये तो एक परफेक्ट सिस्टम लगता है। लेकिन खून के बारे में एक और चीज है जो बहुत मायने रखती है, ब्लड ग्रुप। और खास तौर पर ये RH फैक्टर, जिसके बारे में नोट्स में एक चेतावनी जैसी बात लिखी है। हाँ। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या चीज है? ये एक बहुत ही गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है और कुछ का RH नेगेटिव। ठीक है। समस्या तब हो सकती है जब पिता RH पॉजिटिव हों और मां RH नेगेटिव। अच्छा। ऐसी स्थिति में पहली गर्भावस्था के दौरान अगर बच्चे का खून RH पॉजिटिव है तो डिलीवरी के समय बच्चे का कुछ खून मां के शरीर में जा सकता है। तो उससे क्या होता है? मां का शरीर बच्चे के RH पॉजिटिव खून को एक बाहरी दुश्मन समझता है और उसके खिलाफ
एंटीबॉडी नाम के हथियार बना लेता है। हाँ। पहली संतान को कोई खतरा नहीं होता क्योंकि वो पैदा हो चुकी होती है, लेकिन जब वही मां दूसरी बार गर्भवती होती है और अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव है तो वो हथियार उस पर हमला कर देते हैं। बिल्कुल, मां के शरीर में पहले से तैयार ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के जरिए बच्चे के शरीर में जाकर उसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करने लगते हैं। हे भगवान, मतलब माँ का शरीर अनजाने में अपने ही बच्चे को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का मतलब ही यही है। बच्चे की लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती हैं और कई बार गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। ये तो बहुत डरावना है। लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज है। गर्भावस्था के दौरान एक इंजेक्शन देकर मां के शरीर को ये एंटीबॉडी बनाने से रोका जा सकता है। ये जानकारी तो सच में जाने बचा सकती है। तो हमने देखा कि ये शहर कैसे बना है, कैसे चलता है, लेकिन एक आखिरी सवाल, ये शहर खुद की मरम्मत और विस्तार कैसे करता है? इस सवाल का जवाब एक और जादुई प्रक्रिया में छिपा है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। अच्छा। शरीर की खरबों कोशिकाओं को लगातार बनाने और बदलने का यही तरीका है। मुख्य रूप से ये दो तरह का होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इन दोनों में क्या फर्क है? समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। फोटोकॉपी मशीन? हाँ, जब आपको चोट लगती है तो शरीर को पुरानी त्वचा कोशिका की हूबहू नकल चाहिए होती है। माइटोसिस यही करता है, एक कोशिका से दो बिल्कुल एक जैसी कोशिकाएं बनाता है। और अर्धसूत्री विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस एक मिक्सर की तरह है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं मतलब स्पर्म और ओवम में होता है। इसका काम नकल बनाना नहीं बल्कि कुछ नया बनाना है। ये माता और पिता के क्रोमोसोम को लेकर उन्हें मिक्स करता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी मतलब 46 से 23 कर देता है, ताकि जब स्पर्म और ओवम मिले तो बच्चे में फिर से 46 क्रोमोसोम हो जाए। बिल्कुल, आधे माँ से और आधे पिता से। यही वजह है कि हम अपने माता पिता की हूबहू कॉपी नहीं होते बल्कि उनका एक अनोखा मिश्रण होते हैं। तो आज हमने इस शरीर रूपी शहर का एक शानदार दौरा किया। हमने इसकी सबसे छोटी इमारत कोशिका से शुरुआत की, उसके कंट्रोल रूम DNA के रहस्य को समझा और देखा कि इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी खून कैसे पूरे शहर में जिंदगी पहुंचाता है। हाँ, एक कोशिका के अंदर की दुनिया वाकई बाहर की दुनिया जितनी ही जटिल और सुनियोजित है। और ये सारी जानकारी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम जानते हैं कि हमारे जीन, हमारा DNA, हमारी शारीरिक बनावट तय करते हैं, पर क्या वे हमारे व्यक्तित्व, हमारी क्षमताओं और हमारी नियति को भी तय करते हैं? विज्ञान हमें बताता है कि हम क्या हैं और कैसे काम करते हैं, लेकिन ये सवाल कि हम कौन हैं, इसका जवाब शायद हमारे जेनेटिक्स के कोड और हमारे जीवन के अनुभवों के बीच की बातचीत में कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है ना?